वो डॉट प्रोडक्ट था जो आप बोल रहे हो। हाँ, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा वो डॉट प्रोडक्ट था। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप वो क्रॉस प्रोडक्ट था। ये क्या है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इतनी जल्दी भूल गए? पलटो पलटो पेज पलटो जल्दी जल्दी। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है? ऐसा कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा ना? अच्छा, a माइनस बी का क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था कि मान लो ये दोनों वेक्टर जो है ना सेम है। अगर ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि तब a प्लस बी क्या हो जाता, सॉरी ये a प्लस ए रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2a cos थीटा बाई 2। याद है ना? मैंने स्टैंडर्ड बताया था, 60 डिग्री के लिए हम लोगों ने याद किया था, 90 डिग्री के लिए याद किया था। वैसे ही अगर कोई दो दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है ये भी वेक्टर ए है और यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो a माइनस ए मतलब दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा? 2a साइन थीटा बाई। अरे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखो कि दो वेक्टर को अगर आपको जोड़ना है और दोनों का देखो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, तो इनको जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 2a cos थीटा बाई 2। और अगर दो सेम वेक्टर है, दिस माइनस दिस करना है, तो हमको क्या मिलेगा? 2a sin थीटा बाई 2। अब कोई बच्चा बोलेगा सर वेक्टर a माइनस वेक्टर a तो जीरो हो जाना चाहिए। क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम है? वेक्टर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। एक बात बताओ, ये वाला फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और ये वाला फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो वेक्टर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। भले मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन देखो दोनों की अपोजिट है, इसलिए दोनों अलग अलग वेक्टर है। तो ऐड करने पे मिलता है 2a cos थीटा बाई 2 और माइनस करने पे क्या मिलता है? 2a sin थीटा बाई 2। अब याद करो, कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में कि अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, याद आ रहा है? इसका ये है ओरिजिन, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना दिया था मैंने? 120। हाँ, 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि अगर कोई एक पॉइंट है किसी आर रेडियस वाले सर्कल पे, वो चल रहा है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको और हमको निकालना है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, कोई बता सकता है यहाँ पे? अच्छा, अगर उसने यहां से लेके हाफ डिस्टेंस कवर की होती तो हम क्या बोलते? 2 पाई आर तो पूरा होता है। अगर उसने आधा कवर किया तो पाई आर। भाई पूरा सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। उसका आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। और देखो इसने कितना कवर किया है अभी? 360 में से 120 यानी 1/3। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। और अभी किसने कितना कवर किया है? 120। 120 360 का कितना है? 1/3 है। करके देख लो, 120 डिवाइडेड बाई 360 तो आपको 1/3 मिलेगा। तो 2 पाई आर का 1/3 यानी कि इतना उसने क्या किया है? कवर डिस्टेंस। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये है उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये है वेक्टर आर और ये भी है क्या? वेक्टर आर। और ये हो जाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। देखो वेक्टर ए से वो वेक्टर बी की तरफ आया है। तो अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, ओ ए बी को, तो आप क्या लिख सकते हो? मान लो इसको मैंने R1 ले लिया, इसको R2। अल्टीमेटली है दोनों सेम, R1 और R2 दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, R1 प्लस डी इज इक्वल्स टू R2। ये वाला देखो एरो डायरेक्ट यहां पहुंच रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे दूसरा रास्ता क्या है? ऐसे जाके ऐसे आ सकते हो आप। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि R1 प्लस डी इज इक्वल्स टू R2।
या डी वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और दोनों सेम वेक्टर हैं क्योंकि दोनों रेडियस है। तो जब भी हम दो सेम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है, 2R साइन थीटा बाई 2। यहां पे देखो रेडियस दी हुई है 2R साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा कितना है 120, और यहाँ क्या रखना है हमको थीटा बाई 2, तो साइन 60 यानी कि √3/2, इससे ये कट जाएगा और आपके पास R√3 आंसर बचेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा R√3। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखनी है। क्लियर है? तो देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए हमको मिलेगा क्या, 2A कॉस थीटा बाई 2। और अगर आपने a माइनस ए किया तो आपको मिलेगा 2A साइन थीटा बाई 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको कभी भूलना नहीं, शॉर्टकट है ये। और वो लॉन्ग कट तो हमें याद ही है, √a² + a² + 2A cos थीटा बाई, है कि नहीं। चलो तो आज पिछली क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट वगैरह देख लिया था क्या? कॉपी दिखाओ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, तो देखो अगर मान लीजिए मैं ये एक पॉइंट O है, इससे मैं किसी पॉइंट A पे गया, उसके बाद में किसी पॉइंट B पे गया, यहां से देखो ये एक इमेजिनरी मैंने लाइन खींच दी। यहां पे अगर मैं पूछूं कि मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप क्या बताएंगे, OA प्लस OB, टोटल टोटल बताता है वो डिस्टेंस, यानी OA प्लस OB। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहां पे देखो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, OB। मैग्नीट्यूड बस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ओ सॉरी, OA प्लस AB। गुड, OA प्लस AB, OA प्लस AB। अगर मैं यहां से चलना शुरू किया, चलते 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 मैं यहां पहुंच गया, तो मैंने एक सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस R है। मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर मैं यहां से चलना शुरू किया 2πr, एक सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr, और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैंने यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पे पहुंच गया, इसी पॉइंट पे 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए हो जाएगा 0। लिख लो इसको। उसके बाद कभी कभी आप लोगों को 2 to 3 मार्क्स में पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस बताइए, तो वो हम नोट कर लेते हैं। लिखिएगा नोट, नोट में नंबर 1, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी while displacement is vector quantity. Number 2, distance depends upon path. Second point बता रहा हूं, distance depends on path while displacement depends upon initial and final position. Initial and final position. नंबर 3 है,
अच्छा एक बात बताओ, आपकी गाड़ी में एक मीटर लगा होता है जो कि ये बताता है कि आप कितने किलोमीटर रन कर चुके हो। अगर आप घर से यहाँ आए तो उसमें कुछ बढ़ गया होगा, क्या यहाँ से वापस घर जाते हो तो वो माइनस हो जाता है क्या और जीरो? नहीं, वो तो और बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा नहीं कि आप घर से यहाँ आए और यहाँ से वापस चले गए तो डिस्टेंस हो गई जीरो। वहां से आए 5 किलोमीटर, यहाँ से वहां गए तो और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो देखो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कब कब हो सकता है? मान लो आप पॉइंट ए पे हो, आप पॉइंट बी पे पहुंच गए, आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? ए बी। और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो भी ए बी। तो देखो ये दोनों इस केस में इक्वल है। पर मान लो कोई बच्चा वापस इस डायरेक्शन में यहां पे पहुंच गया, पॉइंट सी तक की, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एसी। तो देखो डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इस पॉइंट से चलना शुरू करा, इस डायरेक्शन में मैं लेता हूं पॉजिटिव क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर बच्चा यहां जाके रुका तो मैं क्या बोलूंगा? माइनस। इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद देखो अगर बच्चा यहां से गया और वापस यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहां मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। ये देखो, ये है डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशन होगा या ये वाला रिलेशन होगा या ये वाला या ये वाला या ये वाला। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या डिस्टेंस हमेशा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से? छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से यहां गए तो सेम डिस्टेंस और यहां से यहां गए तो सेम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यहां से यहां गए और वापस यहां आए तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की? ए बी प्लस बी सी, टोटल इतना चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? छोटू सा है। तो डिस्प्लेसमेंट ना छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के। आप यहां से यहां गए तो आपने सेम डिस्प्लेसमेंट किया, आपने सेम डिस्टेंस कवर की। लेकिन अगर आप यहां जाके इधर को आ गए तो आपने देखो डिस्टेंस तो बहुत कवर की लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका थोड़ा सा ही दिखा रहा है। इसका मतलब जेडब्ल्यू में पूछा जा चुका है इनके बीच का क्या रिलेशन है। तो डिस्टेंस जो होती है ना, वो या तो ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस, ऐसा लिख लेना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, हम उसमें साइन वाइन कुछ नहीं देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी डिस्टेंस या उसके इक्वल होगी। उसके बाद चौथा नंबर का पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो while the displacement may be पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब यहाँ पे मैं जस्ट रिमाइंड करा दे रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है इस ए पे, इसको मैंने R1 वेक्टर बोल दिया है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1 z1 फॉर एग्जांपल। आइए आइए, और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी। इस पॉइंट के लिए ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। देखो वेक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो ओरिजिन से उसकी पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये वेक्टर R1 है और ये इसकी पोजीशन दिखा रहा है, इसको हम पोजीशन वेक्टर R2 कहेंगे। उसके बाद एक दूसरा टाइप का वेक्टर होता है जो हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, उसको ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो आप ए से बी पे गए तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, आप इस डायरेक्शन में इतना चले हो, तो ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना है हमको, तो आप लोगों को बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे?
आप ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं एक्स वाई जेड, तो इसको वेक्टर के टर्म्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1k, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k। अगर ये दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ए बी। देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, दो कोऑर्डिनेट्स, दो वेक्टर दिया हुआ था मैंने, और उसके बीच का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था। क्या लिखूं यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या लिखते थे, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, R2 माइनस R1, हमेशा बाद वाला माइनस पहले वाला। अब देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R2 में देखो ये हमारा R2 है पोजीशन वेक्टर, और सॉरी ये हमारा R1 पोजीशन वेक्टर है, ये R2 पोजीशन वेक्टर है। तो देखो R2 माइनस R1 करना है, तो I से I माइनस होगा, J से J, K से K। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस x1 बाहर में I प्लस y2 माइनस y1 बाहर में J प्लस z2 माइनस z1 और बाहर में K। इसका अगर मैं आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका, आई जे के साथ में जो लिखा है उनका स्क्वायर लेके ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का स्क्वायर लेके ऐड कर दूंगा, तो मुझको मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। इतना तो याद है ना। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड से चलेंगे अब हम लोग, उसके बाद हम लोग को डिफरेंशिएशन भी पढ़ना है। जितना हमारे काम का है फिजिक्स में हम उतना डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, आधे घंटे में पूरा डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। लिखिएगा स्पीड। जब भी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज स्पीड, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। खत्म, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी पूछूं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बस इतना अगर आपको याद है तो आप सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो लिखिएगा स्पीड डैश करके, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम। It is the rate of distance covered with time. ब्रैकेट में लिख लेना, स्केलर क्वांटिटी है ये, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, और डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो मैं स्पीड को v से डिनोट करने वाला हूं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, उसको भी v वेक्टर से, क्योंकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो डिस्प्लेसमेंट को हम r से डिनोट करेंगे और नीचे टाइम। तो अगर ऐसा लिखा हूं तो ये स्पीड है, और अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये वेलोसिटी है। क्या इतना क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में रच बस जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करता है, आपको v और d की वैल्यू दे देगा और आपको t पता नहीं होगा। कभी आपको t और v की वैल्यू दे देगा, आपको d पता नहीं होगा। तो बच्चों को ये तो पता होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन बच्चों से पूछो ना, बच्चों टाइम क्या होगा यहाँ पे बताओ, तो टाइम का फॉर्मूला उनको बता देना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या अगर मैं पूछूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्पीड इनटू टाइम। इतना आप लोगों के दिमाग में पहले से फीड होना चाहिए। आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें या काम आएगा। चलिए लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड कैसी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? पॉजिटिव और जीरो क्यों, क्योंकि सामने कौन है, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो हो सकती है तो स्पीड भी पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है, लिखिएगा आगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, जैसे आप यहां से बिलासपुर गए, तो क्या आप एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं? नहीं, आप हमेशा क्या है, आपकी स्पीड चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां से यहां तक के चले तो आप v1 स्पीड से चले,
उसके बाद यहां से यहां तक के चले तो आप v2 स्पीड से चले। तो अब यहाँ पे आप एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चले, मैं यहाँ पे आपको एवरेज निकालने के लिए बोलूंगा कि बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम क्या लगा होगा, t1। इस डिस्टेंस को कवर करने t2। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, d1। ये डिस्टेंस कितनी है, d2। तो देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, d1 प्लस d2, टोटल डिस्टेंस आप ही लोगों ने बताया। और टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है। पर पता है किसी किसी क्वेश्चन में हमको टाइम देता ही नहीं है, हमको वेलोसिटी देता है और सॉरी स्पीड देता है और डिस्टेंस देता है। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 इज इक्वल टू d1 बाई v1, t2 इज इक्वल टू d2 बाई v2। तो यहां पे मैं रिप्लेस कर दूं। अब देखो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं ना तो v एवरेज का एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाता है, पर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें टाइम निकालना आता है तो हमें फॉर्मूला नहीं याद करना है। तो मैं लिख सकता हूं d1 प्लस d2 अपॉन क्या आ गया, d1 बाई v1, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। क्या ये फॉर्मूला हम याद करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर टाइम नहीं दिया होगा तो आपको स्पीड दी होगी और डिस्टेंस दी होगी, उसकी हेल्प से कैलकुलेट करो और पुट करो। ये फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करेगा, हम निकालेंगे उससे हर बार, आज की क्लास में निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा एवरेज स्पीड में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object to the total time taken। अब ये लिख लीजिएगा v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू डेल d अपॉन डेल t। इसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बाद में आगे हम लोग चल के देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड में। एक काम करते हैं, आगे जाके कुछ कंफ्यूजन ना हो, अभी नोट कर लिए क्या, इसको ना एस लिखते हैं हम लोग, इसको एस लिखते हैं, s1 प्लस s2। चाहे डी से लिखो चाहे एस से लिखो, बात एक ही। हाँ अभी इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन मत लो। डेल हम लोग अलग अलग टाइप से लिखते हैं, उसका अलग अलग लॉजिक होता है। कई बार हम लोग डेल को ऐसे लिखते हैं, कई बार हम लोग डेल को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे जो मैंने डेल एस और डेल टी लिखा हूं, इसका क्या लॉजिक है, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद देखेंगे अभी। ठीक है, बस इतना याद रख लो, यहाँ पे इस डेल का मतलब है सारे के सारे का आपको क्या करना है, समेशन कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे समेशन के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है डेल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एस इसकी जगह पे यूज किया है। तो ये वाला फॉर्मूला तो हमको याद भी नहीं करना है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो फॉर्मूले में मैंने डी की जगह पे एस इसलिए लिखा क्योंकि आगे चल के ना हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो वहां पे अगर मैं डी डी लिखूंगा तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए डी एस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हमें जो डिस्टेंस है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर डिस्टेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिफरेंशिएट करते टाइम देखो ऐसा दिखेगा, मजा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने एस से रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे में अब मजा आएगा। ठीक है, लिखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस
स्पीड। पता है आप यहां से बिलासपुर गए तो आपने 100 किलोमीटर की जो जर्नी है वो आपने 2 आवर्स में कंप्लीट की। मतलब आपकी स्पीड क्या रही होगी? 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। क्या आप हर समय इसी स्पीड से चल रहे थे क्या? 50 यानी डॉट 50 नहीं, आपकी हर सेकंड स्पीड अलग अलग थी। आपको यकीन नहीं हो तो आप अपनी कार में देख लेना, वो जो कांटा होगा वो देखना हर बार अलग अलग दिखाता है, तो वो हमको ना इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इसी वक्त, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि अभी कितनी स्पीड है। तो कार का जो स्पीडोमीटर है वो एवरेज स्पीड नहीं बताता, वो ये बताता है कि अभी आप इस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड में चल रहे हो। तो वही हमको निकालना है यहाँ पे। लिखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, it is the speed of a particle, it is the speed of a particle at a particular instant of time, at a particular instant of time। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, इस लाइन का मतलब अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इफ डेल्टा टी बिकम्स, सॉरी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, if delta t approaches to zero, then average speed becomes, then average speed becomes instantaneous speed, instantaneous speed। तो instantaneous speed is equals to हम लोग लिख लेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम बोलते हैं ds बाई डी टी। मुझे पता है कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये लिमिट क्या है, डेल्टा टी क्या है। देखो जब हम लोग ds बाई डी टी निकालेंगे, अगर ये टाइम बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा एकदम छोटा टाइम है, एकदम छोटा टाइम, तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं कि वो एक इंस्टेंट है। और उस इंस्टेंट को हम कब इंस्टेंट मान सकते हैं? जब डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो। 1 घंटे के लिए स्पीड निकालोगे तो एवरेज स्पीड है। अगर टाइम कम करते जाओ कम करते जाओ, 1 सेकंड के लिए आपकी स्पीड क्या थी, तो वही तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। फिर भी इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि कैसे डेल्टा टी जीरो हो रहा है, क्यों जीरो हो रहा है। तो इसको अभी लिख लो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये ds बाई डी टी, यही है हमारा डिफरेंशिएशन, यहीं से शुरुआत होती है। तो ds बाई डी टी में क्यों निकालूंगा, जरूरत क्या है इसकी, पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लिखिएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी the rate of change of displacement, the rate of change of displacement with time, with time is called velocity, is called velocity। उसके बाद लिख लीजिएगा velocity is equals to, सॉरी टाइम में कहां लगा दिया, फिर लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, the ratio of total displacement to the total time taken। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लिखिएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity, it is the velocity of a particle, it is the velocity of a particle
at a particular instant, at a particular instant of time. तो अगर मैं निकालना चाहूं इंस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जो हमारी एवरेज स्पीड है, अगर इसमें जो टाइम है अगर वो अप्रोचेस टू जीरो, यानी बहुत छोटा टाइम है, तो ये क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर टाइम बहुत छोटा ले लिया आपने, तो यही क्या कहलाएगा आपके लिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट का मतलब ही क्या होता है? एक सेकंड, एक सेकंड से भी छोटा फ्रैक्शन। तो उसके लिए जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी, लिखिएगा नोट when a particle moves with constant velocity, when a particle moves with constant velocity, its average velocity, comma, instantaneous velocity, comma, its speed and average speed all are equal. ऑल आर इक्वल। हमको न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी बोलो, चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, चाहे एवरेज वेलोसिटी बोलो, चाहे स्पीड बोलो, चाहे एवरेज स्पीड बोलो, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, सारी चीजें सेम होती है अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। अ पर्सन मूव्स, अ पर्सन मूव्स 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट in 4 seconds, in 4 seconds, then turns back in west direction, west direction, and moves 6 meters in 2 seconds. Find his average speed and average velocity. Find his average speed and average velocity. आगे आंसर। थ्री पॉइंट थ्री थ्री, 3.4 है। अच्छा स्पीड, स्पीड मीटर पर सेकंड हो गया ना। देखो अगर ये इस डायरेक्शन में जाता है, पहले बोला टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर किया? 8 मीटर, और उसके लिए इसको टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। उसके बाद ये वापस आ गया, अब वेस्ट डायरेक्शन में ये चला, तो ये वापस यहां तक के आ गया। अगर ये वापस इस डायरेक्शन में चला और ये 6 मीटर चला 2 सेकेंड में, तो अब हमको इसका अगर एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितना चला? 8 और 6 14। तो देखो ये 14 मीटर्स चला और टोटल टाइम टेकन 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, तो 4 प्लस 2 6, ये कितना आ जाएगा? 7/3। तो ये 3.33 आना चाहिए मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद देखो अब हमको निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी 2.3, 2.33 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमको एवरेज इसकी वेलोसिटी निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, इसने चलना यहां से शुरू किया था और यहां पे जाके ये रुक गया है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर दिख रहा है, 2 मीटर। क्योंकि ऐसे 8 गया और वापस 6 आ गया, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट से वो 2 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और इस दौरान उसने टाइम कितना लिया, 6 सेकेंड। क्योंकि ये पहले ऐसे गया 4 सेकेंड में, फिर वापस ऐसे आया, तो टोटल इसने टाइम कितना लिया, 4 + 2 6 सेकेंड। तो ये 1/3 यानी कि 0.33 मीटर पर सेकेंड। वैसे तो ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने सिर्फ अभी इसका मैग्नीट्यूड बताया है, हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, 0.33 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। क्योंकि देखो ये है ना, ये हुआ है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो हम इतना बोलेंगे और बोलेंगे टुवर्ड्स ईस्ट। चाहो तो लिख लो टुवर्ड्स ईस्ट। चलो अगला क्वेश्चन इससे भी सस्ता। इस क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसको हम लोग याद कर लेंगे। लिखिएगा, अ बॉय गोज फ्रॉम पॉइंट ए, कैपिटल ए लिखना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न्स बैक। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अ बॉय गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विथ स्पीड v1 एंड रिटर्न्स बैक फ्रॉम बी टू ए विथ स्पीड v2। जैसे होता है ना, तुम लोग घर से कोचिंग आते हो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब यहां से जाते हो तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस सेम कवर है, लेकिन टाइम मतलब स्पीड अलग अलग है। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस है, याद रखना, d1 d2 मत करना, d ही है, विद स्पीड v2। फाइंड, नंबर 1 है एवरेज वेलोसिटी और नंबर 2 है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी तो बिना कैलकुलेशन के बता दोगे, कोचिंग से घर आए और घर से कोचिंग गए, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 लिखा है ना, ए से बी गया और बी से वापस ए पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो वो तो बिना कैलकुलेशन के आ गया। अब एवरेज स्पीड बताओ भैया। v1 v2 के टर्म्स में आंसर आएगा। तो देखो कितना आसान है, यहां पे देखो, यहां से यहां गया v1 स्पीड से, और मैं नीचे दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को दिख सके, यहां से यहां गया v2 स्पीड से, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कई बच्चे करते हैं, सर इसकी एवरेज स्पीड होगी v1 प्लस v2 बाई 2, इतना लिखते ही ये गलत हो जाता है, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो हमें करना है। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। हाँ, अब देखो एवरेज स्पीड मुझे निकालना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा सबसे ऊपर क्या, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 2d, डी गया और डी वापस आया, तो ऊपर में मैं क्या लिखूंगा, डी प्लस डी।
और नीचे में देखो, इधर जाने में इसको टाइम लगा T1 और इधर आने में इसको टाइम लगा T2। नीचे में टोटल टाइम लिखना है T1 प्लस T2। पर क्या क्वेश्चन में T1 T2 दिया है? नहीं। क्या V1 V2 दिया है? मतलब V1 V2 का जिक्र तो किया है ना, तो हम लोग T1 के टर्म्स में नहीं, V1 V2 के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखो, सारे बच्चों को पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 इज इक्वल्स टू D1 बाई V1, लेकिन यहाँ पे D1 जैसी कोई चीज नहीं है क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है। तो D1 D2 नहीं लिखना है। देखो, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, डिस्टेंस सेम है, तो D अपॉन V1। वैसे ही T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D अपॉन V2। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा D प्लस D। इसको लिख देते हैं हम लोग 2D। तो ऊपर में है 2D और नीचे में देखो इसकी जगह पे D अपॉन क्या है? V1 प्लस D अपॉन V2। इन दोनों में से D कॉमन निकलेगा, नीचे से D और ऊपर से D कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 1/V1 प्लस 1/V2। तो इनका अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2। कितना आता है? चलो मैं आगे कर देता हूं। यहां से V एवरेज इज इक्वल्स टू 2D। यहाँ पे पहले तो मैंने D को कॉमन निकाला, तो 1/V1 प्लस 1/V2 बच गया। अब D से D कट गया, तो एवरेज स्पीड 2/V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2। तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाएगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। देखो, आप घर से कोचिंग आए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब कोचिंग से वापस घर जा रहे हो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब आपको यहाँ पे निकालना है आपकी एवरेज स्पीड क्या रही। एक नजर में देखने में क्या लगता है? 100 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 260। पर यहाँ पे 60 नहीं होगा आंसर। क्या होगा आंसर? उससे निकालते हैं। तो देखो, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 2 × 20 × 100 अपॉन में 120। 20 + 100। तो ऊपर में देखो क्या हो जाएगा? ये 2 × ये 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 4000 डिवाइडेड बाई 120। इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो जाएगा 200 टाइम्स। अब उसके बाद ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स। 3 से ये कट के कितना हो जाएगा? 33.333। तो सोचो कितना ज्यादा डिफरेंस है। कहाँ हम 60 सोच रहे थे, पर ये कितना है? 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए, इससे गए, तो एवरेज कितना है? 33.33। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब हमको ना आगे चल के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, यहाँ पे फिजिक्स में जितना जरूरी है उतना हम लोग देख लेते हैं। कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो, आपके पास मैंने 2 ऑफर दिए, आपने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। चलो, दो आपको एक कंपनी ऑफर दे रही है, दोनों में स्टार्टिंग सैलरी आपकी सेम है, लेकिन पहली कंपनी में आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो 1000 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा हर बार, और दूसरी ऐसी कंपनी है जिसमें 10,000 रुपीज का इंक्रीमेंट होगा हर बार। आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? ए कंपनी ज्वाइन करोगे या बी कंपनी ज्वाइन करोगे? कॉमन सेंस वाला आंसर है, कौन सी ज्वाइन करोगे? अब मैं ये बताऊं कि मैं इसमें 1000 रुपीज इंक्रीमेंट करूंगा पर मंथ, और इसमें ये करूंगा 10,000 इंक्रीमेंट इन पर 25 ईयर्स। 25 साल जॉब करोगी तो 10,000 का इंक्रीमेंट है आपकी नौकरी। पता है आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला? स्लोप निकाला। आपको पता भी नहीं कि आपने स्लोप निकाला, लेकिन आपने स्लोप निकाला।
कैसे स्लोप निकाला वो हम देखते हैं। तो यहां पे अब देखो, ये मैंने बनाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये टाइम है और ये आपकी सैलरी है। ये है जनवरी, ये है फरवरी, ये है मार्च, ऐसे करते करते ये है दिसंबर। पहले महीने आपकी सैलरी, इसको मैंने जीरो नहीं माना, इसको मैंने माना कि ये आपकी सैलरी है जो कि है 50,000 रुपीज। अगले महीने आपकी सैलरी 1,000 रुपए इंक्रीमेंट होना था, तो अगले महीने आपकी सैलरी कितनी हो गई? 51,000। उसके अगले महीने एक और 1,000 का इंक्रीमेंट मिला, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? 52,000। अब आपकी सैलरी 52,000, उसके बाद 53,000 अगले महीने में, उसके बाद 54, 55, 56, 57, 58,000 हो गई आपकी सैलरी। आप इन सारे, खुशोरी बच्ची देखें। अब देखो आप क्या करोगे, आपकी स्टार्टिंग सैलरी से आखिरी सैलरी को जोड़ दो, तो आपको ना यहाँ पे एक कर्व देखने के लिए मिलेगा। अब इस कर्व को ध्यान से देखो, ये कर्व को आप क्या नाम दोगे? ये सर्कल दिख रहा है कि एलिप्स दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्योंकि हर महीने आपका इंक्रीमेंट सेम था। अब देखो, आप इस लाइन से आप कितने भी दूर तक के जाके अपनी सैलरी निकाल सकते हो। इस लाइन को आगे बढ़ाते चले जाओ, आप 10 साल बाद की भी अपनी सैलरी निकाल सकते हो। तो मेन हमारे लिए कौन होता है? स्लोप। अब देखो, अगर आपकी सैलरी हर महीने 2,000 रुपए बढ़ती, तो देखो ये 1,000 का इंक्रीमेंट था। अगर उसने बोला होता मैं 2,000 रुपए बढ़ाऊंगा आपकी सैलरी, तो देखो अब आपकी सैलरी होके यहां पहुंच गई, उसके बाद फिर 2,000 बढ़ेगी तो आपकी सैलरी यहां हो गई। देखो हर बार से 2,000 बढ़ेगी। अब इतनी सैलरी है, अब आपकी सैलरी 2,000 रुपए बढ़ेगी। अब इसकी सैलरी 2,000 रुपए और बढ़ेगी, अब हजार हजार में 2,000 बढ़ रही है। तो अब आप इसको अगर मिलाओगे तो आप देख सकते हो कि आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है। तो बताओ ये ज्यादा अच्छा ग्राफ है कि ये ज्यादा अच्छा ग्राफ? ये वाला हर महीने बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है। यही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमको निकालना है। तो ये लाइन है, तो इसमें लाइन में क्या होता है? हर लाइन का सिर्फ एक ही स्लोप होता है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर स्लोप निकालते कैसे और स्लोप क्या है? जैसे आप ब्रिज पे चढ़ते हो, ओवर ब्रिज पे देखिए कि कितना धीरे 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 वो आगे बढ़ता है, मतलब धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ होते हो। सोचो अगर अचानक से ऐसा हो जाए तो क्या आपकी गाड़ी चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। तो उसमें आप स्लोप का मतलब समझ जाओ कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल से एंगल को क्या कहते हैं? स्लोप। और स्लोप किसका होता है? हर पॉइंट का एक स्लोप होता है। हर पॉइंट का एक स्लोप। तो यहां पे देखो, ये जो हमारी पुरानी वाली लाइन है, इसके मैं अलग अलग पॉइंट का स्लोप निकालने वाला हूं। अब स्लोप निकालने का रूल समझ लो। आपको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, उस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन वो लाइन कभी भी जिस कर्व के ऊपर वो पॉइंट है ना, उसके आर पार नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर से चले जाए, लेकिन आर पार नहीं होना चाहिए। अब यहां पे देखो, मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालूं। ये वाला जो पॉइंट है, इस पे स्लोप निकालो। इस पे आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस पॉइंट से तो जाए, लेकिन इस लाइन को क्रॉस ना करे। क्या मैं ऐसी लाइन बना सकता हूं? उस पॉइंट से तो जा रही है, लेकिन उसने इसको क्या कर दी? इस लाइन को क्रॉस कर दी। हम ऐसा नहीं बना सकते। तो पता है इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसी लाइन बनाओ, इसी के ऊपर ऊपर देखो, क्या इसने क्रॉस की? नहीं। क्या उस पॉइंट से गई? हाँ गई। अब देखो ये वाली जो लाइन आपने बनाई ना, इसी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो उस पॉइंट से तो गुजर रही है, लेकिन कर्व को कभी क्रॉस नहीं करती। उस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया वही कहलाता है स्लोप। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट का स्लोप निकालना चाहता हूं। स्लोप निकालने का क्या रूल? एक लाइन ड्रॉ करो। वो लाइन उस पॉइंट से तो पास होनी चाहिए, लेकिन कर्व को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी कैसी लाइन बनेगी? सेम वही।
इस लाइन ने भी कितना एंगल बनाया, थीटा। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं ना, सबका स्लोप सेम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो, अगर अब मैं इस लाइन, सॉरी इस कर्व का एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। अब इसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। अब सबसे पहले मैं निकालूंगा इस वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप, इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का आपको रूल पता है, उस पॉइंट से एक लाइन गुजरना चाहिए, लेकिन वो लाइन कभी भी कर्व को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो लाइन ऐसी होगी, देखो उस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, इमेजिन कर लो टच होते हुए जा रही है, लेकिन उसने कर्व को क्रॉस नहीं की। तो उसने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाई है वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे स्लोप हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप देखो इतना ज्यादा है। वहीं अगर मैंने अगर पॉइंट यहां पे बनाया होता, अगर मैं आपसे कहता कि इस पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है, तो इससे भी देखो आप क्या करते, सेम एक लाइन गुजरती हुई बनाते। अब इसका एंगल देखो थीटा कितना छोटा है, और इस पॉइंट से जो जा रही थी लाइन उसका एंगल देखो कितना ज्यादा है। इसका मतलब जो ऐसे कर्व होते हैं ना, उसके हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है, और हमको क्या निकालना है, हर बार यही स्लोप निकालना है, क्योंकि यही स्लोप जो रहता है ना, यही हमारा रिजल्ट बनता है आगे चल के। जैसे मैं इनसे पूछूंगा आपका स्लोप इतना है, तो बताओ आज से 3 साल बाद आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आपको स्लोप पता होगा तो आप बड़े आराम से ग्राफ पेपर में आगे तक के ड्रॉ करेंगे और बना सकते हैं। तो यही स्लोप हमको निकालना है। ये स्लोप हमको ये बताता है कि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक है इस डायरेक्शन में x और एक है इस डायरेक्शन में y। इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमको ये बताता है स्लोप। अब कैसे बताता है, अब देखो यहां ध्यान से कि अगर मैं देखूं ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में, इन दोनों पे देखो मैंने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहां पे मुझे इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसका क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, x2। वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी, तो यहाँ पे मुझको मिलेगा y1 और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझको, y2। अब देखो जब भी x चेंज हो रहा है, क्या y चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ना यही होगा कि हमारे पास हमेशा एक डेटा होगा और दूसरा डेटा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्लोप निकालने से हमको क्या पता चल जाएगा कि ये इतना चेंज होता है तो y कितना चेंज होगा। समझ पा रहे हो, हम स्लोप क्यों निकालें। यहाँ पे देखो स्लोप निकालने से हमको ये पता चलता है कि ये चेंज इतना होगा, तो ये बाजू वाला जो है दूसरा, वो कितना चेंज होगा। तो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होता है, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। जैसे कि देखो जब भी क्रिकेट में कोई शॉट मारता है, बॉल बहुत ऊपर गई, फील्डर दूर है, तो फील्डर जज करता है कि मैं यहां हूं और बॉल ऊपर है, अभी मैं कितनी स्पीड से कहां पे जाके खड़े हो जाऊं तो मेरे हाथ में कैच आ जाएगा। वो डिफरेंशिएशन करता है कि मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा इस पोजीशन पे, और बॉल अगर इस स्पीड से आ रही है तो वो यहां गिरेगी। बॉल कभी सीधा नीचे नहीं गिरती है, बॉल ऐसे जाके कहीं गिरती है। अब फील्डर यहाँ है तो वो बॉल को देख के उसका ट्रेजेक्ट्री समझ जाता है कि अच्छा बॉल ऐसे जा रही है तो वो कहां तक जा सकती है। फील्डर वहां पे जाके एग्जैक्टली खड़ा होता है और कैच ले लेता है। तो वो क्या करता है, डिफरेंशिएशन ही करता है कि अगर बॉल अभी इतना मूव की है तो थोड़ी देर बाद वो कहां पे पहुंचेगी। तो वही हमको क्या करना है, ऑन पेपर करना है कि एक वेरिएबल इतना चेंज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल कितना चेंज होगा। अगर आपको ये पता चल गया, जैसे कि यहाँ पे देखो पिछले वाले केस में आपको पता था कि अगर आपका एक महीना खत्म होगा तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, 1000। लेकिन यहां पे देखो जैसे ही आपका एक महीना कंप्लीट होगा, देखो ये भी एक महीना है, आपकी सैलरी कितनी चेंज होगी,
2000, यानी कि इसमें 1 यूनिट का चेंज, इसमें 1 यूनिट का चेंज था, लेकिन यहाँ पे इसका 1 यूनिट चेंज, इसका 2 यूनिट चेंज है। तो अगर हमें ये स्लोप पता चल जाए कि ये इतना चेंज होता है तो ये कितना चेंज होता है, तो हम तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में यही है, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज हो रहा है, ये हमको निकालना है। वही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे डिटेल में ना आपको मैथ्स वाले सर बताने वाले हैं। हम लोग इतना समझ गए कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चेंज हो रहा है, यही निकालना क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए कुछ लिखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब देखो, अगर y इज इक्वल्स टू ए है, यानी कि कोई कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। इसको ऐसे समझो, ये देखो, ये है x और ये है y। चलो y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है ना, तो y इज इक्वल्स टू, इसको मान लो क्या, 5 मान लो कि y इज इक्वल्स टू 5 है। क्या y इज इक्वल्स टू 5, ये कोई लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इज इक्वल्स टू 5 यहां कहीं पे मिलेगा। इस पे भी देखो x की वैल्यू जो, सॉरी, यहां पे देखो y इज इक्वल्स टू अभी भी क्या है, 5। यहां पे क्या है, y इज इक्वल्स टू 5। तो ये वाली जो लाइन होती है इसका नाम क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 5। क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पे देख लो तो y की वैल्यू कितनी है, 5। अब एक बात बताओ, x इतना चेंज हो गया लेकिन y कितना चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं। अगर मैं यहां पे पहुंच जाऊं, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे x की वैल्यू पहुंच गई है 15 पे। x में इतना सारा चेंज हुआ लेकिन y में कितना चेंज हुआ, 0। यानी कि y इज इक्वल्स टू जब कांस्टेंट होगा तो देखो x के रिस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं। तो x के रिस्पेक्ट में y का चेंज कितना, 0। तो ये रिजल्ट हमको याद रखना। मैं शुरुआत से लिखाते जा रहा हूं, अगर y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू होता है 0। ये पहला रिजल्ट हमको मिल गया। अगर y इज इक्वल्स टू x की पावर n है तो dy बाई dx कितना होता है, किसी को याद है। हाँ ये देखो, यहाँ पे देख लो, अगर आपको दिया होगा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर समथिंग, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n जो है वो सामने आ जाता है। तो पहले लिखेंगे हम n, x एज इट इज, और यहाँ पे n बाहर आ गया है, एक n की कमी हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x की पावर 5, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, पहले तो इसको बाहर लाओ 5, फिर x को एज इट इज लिखो, और अब एक बाहर आ चुका है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। चलो अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर में है 3, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले 3 को सामने लाओ और x की पावर में 1 कम कर दो। देखो n माइनस 1 है ना, ऊपर में 1 कम करना होता है। अगर y इज इक्वल्स टू है 3x की पावर 5, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 35, 15। अगर सामने देखो कोई कांस्टेंट होता है ना, तो ये 5 जब नीचे उतरता है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 को एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 सामने इंटू एक्स की पावर अब 1 कम हो जाएगी, अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, 15x की पावर 4। एक और देखो, अगर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है तो dy बाई dx कितना होगा। हाँ, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे x की पावर 1/2। अब 1/2 सामने आएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1, और 1/2 माइनस 1 यानी कि -1/2।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 एक्स की पावर -1/2 या 1/2। अब एक्स नीचे चला जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 को √x। तो देखो एक्स √x दिया हुआ था, तो रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2। 1/2 सामने आएगा और पावर में एक माइनस करना है, एक हमेशा माइनस होता है, तो जैसे ही माइनस किए तो -1/2 बचा, नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव, और एक्स पावर 1/2 यानी कि इतना हो जाता है। अगर दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 3x2, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दोनों का सेपरेट सेपरेट कर दो, विथ साइन लिख दो। ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 1। 6 कैसे हुआ, ये 2 नीचे आया तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ। कितना समझ में आ गया। चलो अब एक और बताओ, y इज इक्वल्स टू अगर है x की पावर 8 प्लस 3x की पावर -3, तो dy बाई dx क्या होगा, 8 x की पावर 7, पावर 1 कम हो जाती है। अब देखो ये -3 जब नीचे आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, -9, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई होगा और साथ में माइनस का साइन, x की पावर -3 -1, जो भी है उसमें सीधा -1 कर दो, ऊपर जो भी दिख रहा है उसको एज इट इज लिख के -1 लिख दो। तो अब ये क्या हो गया, 8x की पावर 7 माइनस 9x की पावर -4। कितना याद रहेगा, हमेशा यही काम करना है, कितना इजी काम है। अगर बताओ y इज इक्वल्स टू x रहेगा, तो dy बाई dx कितना होगा, 1। x की पावर में क्या है, 1 है ना, 1 सामने आएगा और x की पावर 1 - 1, और x की पावर 0 का, किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यहां से देखो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिला, 1। अब देखो यहां पे क्या था, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इसमें देखो चेंज इन x कितना था, 1, और चेंज इन y कितना था, ये भी तो 1 था, 1000। देखो ये भी 1 यूनिट है, ये डब्बे को देखो ना, ये भी 1 और ये भी 1। जो भी लाइन y इज इक्वल टू एक्स होती है, y इज इक्वल टू एक्स, उसमें क्या होता है, हमको उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, dy बाई dx इज इक्वल टू 1। इसमें जितना चेंज होगा इसमें भी उतना चेंज। अगर ये एक डब्बा आगे बढ़ा है तो ऊपर भी एक डब्बा जाएगा। चेंज इन x 1 है तो चेंज इन y भी कितना हुआ, 1, तभी तो हमको 1 मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, अगला एक और, अगर y इज इक्वल्स टू a की पावर x है, तो dy बाई dx कितना मिलता है, कांस्टेंट की पावर में x चढ़ गया। देखो ये सारे रिजल्ट ना आपको याद रखने हैं, एक बार में कभी याद नहीं होते, लेकिन जब कई बार हम यूज करेंगे ना तो ये धीरे धीरे याद हो जाता है। तो देखो a की पावर x का क्या होता है, हमेशा इसको पहले एज इट इज लिख दो, इसके बाद क्या करो, लॉग ले लो बेस e, और अंदर में लिख दो p। लॉग लेना सबको आता है, ठीक है, अभी इतना समझ जाओ, इसकी वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा आपको। लॉग नीचे लिखना है ई बेस ई। लॉग दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होता है बेस ई और एक होता है लॉग बेस 10। तो हमको लिखना है लॉग ए, वो भी लॉग कौन सा, बेस ई वाला। अभी इतना इसको समझ लो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या है लॉग, ये हमको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड रिजल्ट कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसका a की पावर x लॉग a बेस e।
अब यहां पे देखो, अगर आपको दे दे y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, ये a क्या था यहाँ पे, कांस्टेंट था, e भी क्या होता है, e भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इससे देख देख के बताओ, dy बाय dx, सबसे पहले मैं क्या करूं, e की पावर x को लिख दूं log बेस e, और यहां क्या e, तो याद रखना जब बेस और ये दोनों सेम होते हैं तब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। हाँ, जिसके भी बेस में आप जिसका लॉग ले रहे हो, अगर ये दोनों चीज सेम है, जैसे लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस जय, जय की वैल्यू क्या होगी, 1। यहां पे देखो लॉग बेस ई ई, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से हमको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है जिसको हमको याद रखना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, e की पावर x, खत्म। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। ये फॉर्मूले अभी याद नहीं होंगे, इसको बार बार हम यूज करेंगे, अभी हम लोग को पढ़ना है ना डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चंस, तो बार बार ये इतनी बार इस्तेमाल होंगे कि आपको सब ये याद हो जाएंगे, पर कॉपी में लिख के रख लो, ये भी एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद अगला, अगर y इज इक्वल्स टू होता है log x, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/x। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, तो ये भी हमको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर y इज इक्वल्स टू है साइन x, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, cos x। अगर y इज इक्वल्स टू cos x है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस साइन x, ठीक है। वैसे ही y इज इक्वल्स टू टेन एक्स है, तो dy बाय dx की वैल्यू बताओ, sec स्क्वायर x। अगर y इज इक्वल्स टू sec x है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec x tan x। अगर y इज इक्वल्स टू cot x है, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर y इज इक्वल्स टू कोसेक x है, माइनस, और क्या था, cot x था। ये वाले फॉर्मूले ना सब स्टैंडर्ड है, इनको सिर्फ याद करना पड़ता है, पर है बड़ा इजी। देखो जितने में भी c आता है, कॉट, कॉसेक, कॉस, तीनों के साथ में ना माइनस माइनस माइनस, तो इनको हम लोग यूज करते, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, लेकिन कॉस में से माइनस सी है इसलिए वो माइनस के साथ आएगा। तो ये फॉर्मूले जो है ना, अभी आप लोग नोट कर लो, कल की क्लास में हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चंस करते जाएंगे, बस आपके पास एक शीट में ये सब लिखे होने चाहिए। हाँ, y इज इक्वल टू साइन एक्स होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा, इसमें कॉस एक्स पढ़ेंगे प्लीज। तो अगली क्लास में हमको ना भर भर के क्वेश्चन करना है,